अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम न्यूज़ की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, वो एक्सक्लूसिव खबर जिसके मुताबिक नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 3 नए रेफरेंसेस दायर करने का फैसला किया है। प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे दूसरे नंबर पर वो स्टोरी, एक ऐसा केस जो कि 8 साल तक अदालत में चलता रहा और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इस केस के हवाले से हमने देखी कि जिसमें 2 मुल्जिमान मुलव्विस पाए गए थे, लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट ने उन दोनों मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक की उस रिपोर्ट के हवाले से कि जिसने अब पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इन तमाम हम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। इसके अलावा मुशर्रफ जैदी प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और कानूनी राय जानने के लिए आमिर अब्बास साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आसमा वदूद साहिबा भी प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो प्रोग्राम की पहली स्टोरी की बढ़ेंगे और बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से कि जिनके हवाले से नैब ने 3 अहम नए रेफरेंसेस दायर करने का फैसला किया है। जबकि आपको ये भी बता दें कि बाज़ाब्ता तौर पर ये रेफरेंसेस तो दायर होंगे ही, लेकिन करप्शन पर बने हुए केसेस के खिलाफ तंगाई पीपल्स पार्टी और नून लीग अब क्या आगे चलकर तहरीकें चलाने पर मजबूर होंगी, और अगर वो इस तमाम सूरत हाल पर इत्तेफाक करती हैं तो क्या वाकई में आगे जाकर ये तमाम तहरीकें ऑपोजिशन की जानिब से बनने वाली हुकूमत को टफ टाइम देंगी। तो सवाल ये है कि क्या नैब के ताज़ा तरीन फैसले के बाद ऑपोजिशन और हुकूमत की जंग अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है? सवाल मुशर्रफ सबसे पहले आपसे। नहीं, बिल्कुल आखिरी में, अभी तो साल भी नहीं हुआ इस हुकूमत को, आपने आखिरी मराहिल जो है वो आपने शुरू कर दिए हैं। अल्लाह ना करे कि आखिरी मराहिल किसी तरह से भी इनकी लड़ाई के हों। इंशाल्लाह ये अगले 4-4.5 साल इनकी लड़ाई चलेगी और इसमें यकीनन जब प्रेशर आएगा, किसी तरह का भी प्रेशर ऑपोजिशन पे आएगा तो वो भी चीखेंगे, और जब हुकूमत पे प्रेशर आएगा तो वो भी चीखेंगे। हुकूमत में होने का फ़ायदा ये है कि आपके पास स्टेट की रिसोर्सेज और उसके एसेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं आपके पास। ऑपोजिशन की लाइबिलिटी ये है कि ये जो करप्शन वाला मामला है इसमें चाहे किसी तरह से भी आप इसको देखें, इतने अरसे से अब ये इनके ऊपर एक फंदा जो है इनके गले में पड़ा हुआ है कि ये जब भी थोड़ा टाइटन होता है तो बहुत सारे और इश्यूज सामने आ जाते हैं। अब उन इश्यूज का खुद से सामने आना जो है वो बजाते खुद उसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन जब वो इश्यूज सिर्फ तब पैदा हों जब ये करप्शन वाला मामला खड़ा होता है तो ये जो हुकूमत का नैरेटिव है उसको तक़वियत देता है। तो मुझे लगता है कि किसी तरह से भी आखिरी मराहिल नहीं है, ये कशमकश और ये सिलसिला जो है ऑपोजिशन का और हुकूमत का चलता रहेगा। लेकिन उम्मीद ये है कि बजाय शख्सियात की और उनके बयानात की, चाहे वो पीटीआई के अंदरूनी तौर पे, जिस तरह मैंने कल कहा, जहांगीर तारीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान लड़ाई जो है वो एक्चुअली न्यूज़ वर्दी एज सच नहीं है। ना खुसरो बख्तियार का नैब केस एटलीस्ट मेरे लिए न्यूज़ वर्दी है, ना आसिफ अली जरदारी का। न्यूज़ वर्दी ये है कि जो खुसरो बख्तियार का काम है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब का काम है, जो जिम्मेदारियां जहांगीर तारीन को सौंपी गई, और जो एज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन आसिफ अली जरदारी, और जो गवर्नर हैं एक तरह से जो गवर्न करते हैं सिंध को, उनकी जिम्मेदारियां, उनके पॉलिसी इश्यूज पे बात हो तो बेहतर है, लेकिन ये इख्तिताम नहीं है। इख्तिताम नहीं है, अभी तो आगाज हुआ है। आपकी नजर में पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया। जी अमजद साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इनका इत्तेहाद तो मुश्किल लगता है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी, गो के मसाइल तो दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन इत्तेहाद लगता नहीं। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये लगती है कि जो कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि लीड कर रहे हैं पार्टी, तो उनका पॉलिटिक्स का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कन्फ्रंटेशनल किस्म की पॉलिटिक्स नहीं चला रहे। दूसरी तरफ ये है कि बिलावल को लॉन्च किया गया है और बिलावल को कन्फ्रंटेशन की तरफ वो लेके जा रहे हैं अपनी पार्टी को या अपनी सियासत को। तो अगर कन्फ्रंटेशन सिर्फ एक ही पार्टी करना चाह रही है तो मेरा ख्याल है ये उनका अकेले का ही मसला होगा, और उसमें मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा पजीराई होगी, ख़ास तौर पे पंजाब वगैरह में, कि वो इतनी कन्फ्रंटेशन इस लेवल की कर सकें जहां गवर्नमेंट को बहुत बड़ा ख़तरा हो। और केसेस जो है जहां तक उनका ताल्लुक है, आपने अभी बात की कि जी सिंध से वो बरी हो गए लोग, उनके कोई 2 केसेस थे वो बरी हो गए या कोई और,
तो ये इसमें कोई इतना मसला नहीं है, ये केस चलेंगे, बरी ये भी होंगे, लेकिन ये है कि फिल वक्त ये मामला इनका चलेगा, इसी तरह चलेंगे। यहाँ पाकिस्तान में करप्शन के केसेस को आगे लेके चलना, ये जैसे हम बात करते रहते हैं अक्सर कि नैब की अपनी कैपेसिटी का भी मसला है, बहुत ही कमज़ोर किस्म की प्रोसिक्यूशन है, उसका मसला है। तो कई चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो बड़ी तो ये भी होंगे, लेकिन प्रोसेस अभी कुछ देर चलेगा। हाँ, खत्म नहीं हुए, आगे बढ़ेंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आगे। राजा मेहरबाज साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, आप किस राय का इजहार करें और कहाँ देख रहे हैं ऑपोजिशन को, पीपल्स पार्टी को स्टैंड करता हुआ? देखिए, अपोजिशन को एक चीज़ जो उनके आड़े आ रही है, जिनको वो फेस नहीं कर पा रहे, वो ये है कि वो कौन से मॉरल ग्राउंड्स हैं जिस पे वो एजिटेशन करेंगे। क्योंकि हमने देख लिया कि मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी जब सज़ा के बाद लाहौर आते हैं तो लोगों ने इस बात पे उनका साथ नहीं दिया कि जनाब हम आपके लिए निकलें क्योंकि आप करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं, हम आपके लिए निकलें, आपके अपने बेटे बाहर बैठे हुए हैं और आप हमें रोड्स पे एजिटेशन कराना चाह रहे हैं। इसी तरीके से सिंध में अगर हम देखते हैं तो अभी वो जो ट्रेन मार्च हुई थी उसके भी कोई इतने रिजल्ट्स नहीं आए, क्योंकि लोगों के अंदर एक ओपिनियन वो मीडिया के जरिए, हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद और इवन टू सम एक्सटेंड ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई है उसका जो नैरेटिव है, तो लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि हमने जो एजिटेशन करनी है, एजिटेशन वो करेंगे बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे, वो एजिटेशन करेंगे फ्यूल के जो प्राइसेस हाइक हो रही हैं, लेकिन वो भी अभी समझ रहे हैं कि ये वो स्टेज नहीं है एजिटेशंस की। वो भी गवर्नमेंट को पूरा टाइम दे रहे हैं क्योंकि उन्हें एक बिलीफ है कि उन्हें उम्मीद है, क्योंकि जो होप होती है और उम्मीद होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको साथ लेके लोग चल रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इन दोनों जमातों को देखेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग को, तो मुझे नवाज शरीफ साहब की वो बात याद आ रही है कि मैं तो भुगत चुका हूं, अब आप भी भुगतें। और उनका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है, वो इन्हें ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो उन्हें ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि शायद अभी ये कोई बिहाइंड द कर्टन्स कोई डील शील करके दोबारा कहीं पतली गली से निकल जाएंगे, और मियां साहब को ये लग रहा है कि जनाब हमने तो वो वाली सियासत करनी नहीं। जब मैंने वो वाली रोड वाली की थी 28 जुलाई के बाद, तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी उस वक्त खुश हो रही थी। जब मियां साहब की JIT बनी थी तो मिठाइयां बांटी जा रही थी। तो आई डोंट सी मच कि जी अपोजिशन कोई इनको टफ टाइम किसी तरीके से भी दे पाएगी। और अभी तक जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो जंग की सूरत हाल है वो आखिरी मराहिल में दाखिल नहीं होती हुई दिखाई दे रही। फ़ख़र अहमद साहब, ठीक है, अभी तक उनसे रब्ता नहीं हो पाया। आसमा, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये जो हमारे अनटचेबल्स या पॉलिटिकल एलीट्स थे, इनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ही एक सेटिस्फाइंग फैक्टर तो है कि अब वो भी अनटचेबल्स नहीं हैं, उन्हें भी जवाब देना है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग आपके नैब की और आपकी जुडिशल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है ताकि ये चीज़ किसी मीनिंगफुल एंड पे पहुँचे। अब इस पूरी सिचुएशन में एक हाइप बनती है, पीक अटेन होती है और फिर चीज़ें डिक्लाइन पे आ जाती हैं। तो हमारी सक्सेस तो इसी में है कि हमारी जुडिशरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि ये जो पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पे हर कोई अकाउंटेबल हो, गरीब और अमीर के लिए रूल सारे एक हों, इंसाफ एक जैसा हो, मगर इस तक पहुँचने में अभी बहुत टाइम है। हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ एक उम्मीद के साथ हैं कि शायद इसमें से जैसे कि वो प्ले अपॉन करके पहले निकलते रहते हैं, वो इस दफ़ा भी एक क्लीन चिट लेके बीच में से एग्ज़िट हो जाएंगे। इस वजह से वो इस चीज़ को लेके रोड्स पे आने की फ़िलहाल वेंचर नहीं करेंगे। बाकी अवाम के मसाइल से अभी फ़िलहाल वो बहुत डिटैच हैं, वो अपने मसाइल में स्टक हैं और उसी में स्टक रहेंगे। तो आपको भी ये लग रहा है कि फैसले के बाद अपोजिशन और हुकूमत की जंग जो है वो भी आखिरी मराहिल में दाखिल नहीं हुई है और सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है, ये मामला आगे तक जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे थे हम अपोजिशन के हवाले से कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो जारी जंग है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, हाँ या नहीं। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका ओपिनियन, आपकी राय? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जंग भी आखिरी लम्हे में दाखिल हो चुकी है। ये एक दूसरे पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। जो हुक्मरान हैं वो कहते हैं कि हमने मुकदमात नहीं बनाए, हालांकि इन तमाम मुकदमात का फ़ायदा जो हो रहा है
वो हुक्मरानों को हो रहा है। क्योंकि अगर हुक्मरान या नवाज शरीफ को खेल से आउट करते हैं और आसिफ ज़रदारी को खेल से आउट करते हैं तो फिर उनके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि बाकी तो उनके जो नाकामियाँ हैं वो इतनी वाज़ेह होती जा रही हैं कि हम लोग परेशान हैं कि ये निज़ाम चलेगा कैसे। 7 महीने में जितनी ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं, अब 5 साल तक तो ये ख़राबियाँ चल नहीं सकती, तो तभी इमरान खान की गवर्नमेंट सस्टेन कर पाएगी अगर ये दोनों खेल में ना हों। अब इन दोनों को खेल से निकालने का पहला तरीका तो जो इस्तेमाल किया गया मियाँ साहब के साथ वो आपके सामने है। आसिफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वही बात होगी कि वाइट कॉलर क्राइम जो है उसको साबित करना बहुत मुश्किल होगा। ये जब साबित होगा वो अपीलों में जाएंगे, अपीलें कितना वक्त लेंगी और उन अपीलों का नतीजा क्या निकलेगा, ये उस वक्त तक अनसर्टेनिटी रहेगी। जब आपके मुल्क में इतनी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल रहे तो कौन सरमायाकारी के लिए आएगा, कौन यहाँ पे अपना आके वक्त लगाएगा। आई हैव माई डाउट्स अबाउट इट। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका अंजाम अच्छा नहीं हो रहा, इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो सफ़ेद पोश लोग थे, जो लो मिडिल क्लास थी और जो उससे निचले तबका वो तो बेचारा बिल्कुल पिस के रह गया सारी खेल के अंदर। तो मैं नहीं समझता इसका कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, और आप ये भी कह रहे हैं कि अभी ये जो तमाम सूरत हाल है ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि अभी आगे जाकर ये चीज़ें और मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है इफ्तिखार अहमद साहब, आपका ओपिनियन आ गया? बढ़ेंगी, डेफिनेटली बढ़ेंगी। जी, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो ये कि बनाए गए केसेस से तंग आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्या जो अलग-अलग तरीके चला रही हैं अब आगे जाकर वो हुकूमत के मामले पर अदम एतमाद का इजहार करती करती क्या एक पेज पर आ जाएगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग अवाम अदम एतमाद की तहरीक की तैयारी कर रही हैं? अगर ऐसा है तो वाकई आगे जाके कितना नुकसानदेह होगा? अमजद शुएब साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, बात यह है कि जब जैसे हमने पहले भी बात की कि ये कोई ऐसी तहरीक चलने का कुछ हमें तो कोई ऐसा मौका नज़र नहीं आता। और दूसरी बात जो बड़ी समझ की है, हमारे आमिर अब्बास साहब ने भी बात की कि ये इंडिविजुअल्स के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, लिहाजा इससे तवक्को ये करनी या ये कहना कि पूरी पार्टी का मसला है, पीपल्स पार्टी का मसला या नून लीग का मसला, मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ लग रही है मसला सिर्फ उन इंडिविजुअल्स का है जिनके ऊपर ये केसेस हैं और उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करनी है और ये मामला चलता रहेगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तहरीक वाली बात इसमें कोई ऐसी नज़र आती है जिससे ये कहा जाए कि कल को कोई निज़ाम तलपट हो जाएगा या बड़ी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जो मुश्किलात हैं उसकी निशानदेही हमारे की है मोहतरम अपने, तो वो जो असल मुश्किलात हैं वो वही हैं कि आप देख रहे हैं कि जो माली मसाइल हैं वो आपके हाथ से बाहर जाते जा रहे हैं और उन माली मसाइल को हल करने के लिए आपको कुछ न कुछ करना होगा। बाकी तो मेरा ख्याल है कोई खतरा ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ये लगता है कि ऐसा कोई खतरा नहीं है और कोई अदम एतमाद की तहरीक की तैयारी? इफ्तिखार साहब ने जैसे कहा ना, इफ्तिखार साहब ने जो कुछ कहा वो एक्चुअली वो असल इशू वो है। ठीक है अमजद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुशर्रफ, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, ये अदम एतमाद की तहरीक है, ये एक तो ये कि पाकिस्तान में इस तरह की तहरीकें जो हैं वो दौर अब ख़त्म हो गया है कि वो ऑर्गेनिकली कोई तहरीक जो है शुरू होगी और किसी तरह से हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी, जब तक कि जो आप उसको इस्टेब्लिशमेंट कह लें या आपने जिस तरह से भी समझना हो, लेकिन जब तक जो अहम इदारों के सरबराहान हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म नहीं होता, तब तक सारी अपोजिशन पार्टियां जमा हो जाएं, लेकिन वो उस तरह की स्पेस है और मैं समझता हूँ उस तरह का हमारा डिस्कोर्स रहा है कि ऐसी चीज़ हो सके। आप याद रखिए कि 2014 में धरना हुआ जो एक अदम एतमाद तहरीक थी और उसमें काफ़ी लोग ये कहेंगे कि उसमें बड़ी अवामी जान भी थी। दो मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं चार महीने जो है उन्होंने जो है इसको गिरवी रखा है शहर को और हुकूमत को। सीपैक की लॉन्चिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और उस वक्त भी जो है इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा क्लियर था कि ठीक है कि उनके इख्तलाफात ज़रूर थे नवाज शरीफ के साथ,
लेकिन हुकूमत गिराने का जो है मूड उस वक्त भी किसी का नहीं था, या जिन लोगों का था उनके ऊपर उनसे ज़्यादा वज़नी आवाज़ें थीं, उन्होंने डोमिनेट किया। यही मैं समझता हूँ एक ओवरऑल इस्तेहकाम जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, और मैं समझता हूँ दीगर पार्टियां भी आपको अपोजिशन की तरफ से बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। नहीं, लेकिन इसमें जो अहम इशू है वो ये अपोजिशन का मैंने नोट किया है कि हमारे सारे सवालों में बड़ा जोर होता है कि किसी तरह एक तरह से बड़ा रोमांस है हमारा कि 2013 से 2018 तक जो बातें होती थी हम वही करते रहे। असल में जो कमजोरी है वो एक्चुअली हुकूमत की अपनी है। तो अगर हुकूमत के खिलाफ कोई चीज कामयाब हुई तो वो इसलिए होगी कि हुकूमत वो चीजें नहीं कर रही जिसका वादा उसने किया था। ठीक है मुशर्रफ, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। इफ्तिखार अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? लेकिन ये बात ये है कि दोनों सियासी पार्टियां अगर इकट्ठी हो भी जाएं और इमरान की गवर्नमेंट को टॉपल कर दें, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है, को 5-6 वोटों का फ़र्क है, उसके बाद क्या होगा? क्या उसका रद्द-ए-अमल खैबर पख्तूनख्वा में भी आएगा, पंजाब में भी आएगा, बलूचिस्तान में भी आएगा? तो फिर एक और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। देखिए, बदकिस्मती इस वक्त ये है कि हम जिस मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं उसको मज़ीद ख़राब करने का मतलब है मुकम्मल तबाही। मतलब आप चाहते हैं कि डॉलर 170 रुपये पे 180 रुपये पे पहुँच जाए तो आपकी मर्ज़ी है, कोई नहीं रोक सकता। हुक्मरान हैं ये लोग, ये निज़ाम ममलकत चला रहे हैं। इस निज़ाम ममलकत के चलाने के नतीजे में अगर डॉलर ने 160-70 को क्रॉस करना है तो भला फिर कोई भी हुकूमत आ जाए, वो कैसे उसको 170 से वापस 60 के ऊपर लेकर आएगी? वो कौन सी ऐसी जादू की छड़ी उनके पास है? वो कौन सा ऐसा इकोनॉमिक नया पैटर्न होगा जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा? तमाम इकोनॉमिक पैटर्न इनके इस वक्त नाकाम हो चुके हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। टैक्स लेने की ना इनमें ज़रूरत है हुक्मरानों में, खा वो कोई हुक्मरान हो, खा वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हो, खा आसिफ अली जरदारी हो, खा वो इमरान खान हो, ये टैक्स नहीं ले सकते उन लोगों से जिनसे टैक्स लेना चाहिए, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। और टैक्स के लिए बग़ैर हुक्मरानी का तस्वर मैंने तो किताबों में नहीं पढ़ा। जो किताब थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस की मैंने पढ़ी थी वो यही थी कि टैक्सेशन होगी तो हुकूमत का हक भी होगा। ये टैक्सेशन नहीं कर सकते। ये मतलब पिछले 2 हफ्तों में फाइलर और नॉन फाइलर के मामले में इतनी अहमकाना गुफ्तगू हो चुकी है कि यकीन नहीं आता कि ये गुफ्तगू करने वाला शख्स जो है वो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ऐसी सूरत हाल में इफ्तिखार अहमद साहब, आप समझ रहे हैं कि ऑपोजिशन कर रही है इसकी कुछ तैयारी? मैं कहता हूं अगर वो कर रहे हैं तो बहुत बड़ी हमाकत कर रहे हैं, अपने आप को वो भी एक्सपोज कर लेंगे। ठीक है, दे विल बी एक्सपोज्ड। उसकी वजह देखना, जब आपके घर में पैसा नहीं है, आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, आप कर्जे वापस नहीं कर सकते, आप बेहतरी कर नहीं सकते, सड़कें आप नहीं बना सकते, आपका जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है वो सारा का सारा आपने बंद कर दिया है, उसमें आप सरमायाकारी कर नहीं सकते हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनको आप क्या करेंगे, कहाँ से नौकरी देंगे? ये क्या होने वाला है? मुझे तो खौफ है कि एक बहुत ही गलत कोई फैसला कहीं पे हुआ है कि भाई नवाज शरीफ और आसिफ से जान छुड़ाओ, लेकिन उन फैसला करने वालों ने ये नहीं सोचा कि उसके नतीजे में होगा फिर क्या। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। राजा मेरे बात साहब क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए ज़रिया, आप इसको अगर हम देखें कि दोनों पार्टीज एक पेज पे आती हैं, नहीं, थोड़ा सा हम रीसेंट हिस्ट्री को अगर देखते हैं तो जब 2014 की धरनों की बात हुई तो उस वक्त वो धरने बड़े पावरफुल बनते जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त या उसका कोई रोल था। उस वक्त यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने मियाँ नवाज शरीफ साहब का भरपूर साथ दिया और उन्हें उनकी गवर्नमेंट जो सी थी टॉपल होने से रुक गई, और वो धरने फेल होने की वजह ये था कि पार्लियामेंट के अंदर ये सब यकजा हो गए। ये जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को इतना साथ दिया तो उसके बाद क्या बारी आती है कि आसिफ अली जरदारी साहब एक स्पीच करते हैं और वो ईंट से ईंट बचाने वाली बात करते हैं, लेकिन जब वो ये बात करते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें मुलाकात का शर्फ भी नहीं दिया जाता और वो तनहा रह जाते हैं। उसके बाद पानामा के जब केसेस आते हैं तो फिर मियाँ साहब प्रेशर में होते हैं। जब मियाँ साहब प्रेशर में होते हैं तो JIT बनती है, और JIT में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी ये 1 नहीं 2 3 नस्लें इसमें चलें जी, फारे हो गए, और वो वहाँ बैठ के खुशी मना रहे थे। अब जब इनके अपने केसेस आए जरदारी साहब के, मनी लॉन्ड्रिंग के, फरियाल तारपुर के, तो मियाँ साहब
ऑल दो बिलावल भुट्टो जेल भी गए, लेकिन अगर आप देखेंगी तो बिलावल भुट्टो की वो स्पीच जिसमें उन्होंने इनको इनडायरेक्टली एक मॉक किया है कि जनाब आप तो मुबारक हो, एनआरओ ले लिया आपको, शहबाज शरीफ साहब आपको एनआरओ मुबारक हो। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म के भी ये एक पेज पे आ सकते हैं। और खासकर पॉलिटिकली बड़ा नुकसान, पीपल्स पार्टी ने जब नून लीग का साथ दिया तो पीपल्स पार्टी को उसका खमियाजा ये उठाना पड़ा कि पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया होना शुरू हो गया और ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो ये वो चीजें हैं कि ये पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे, और इसमें अगर कोई शख्सियात हैं तो आई बिलीव के शख्सियात अब मैटर नहीं करती और पार्टीज मैटर करेंगी। उसमें बेशक अगर शख्सियात निकलती हैं तो अगर ये एक उनका बैकलॉग है या वो कोई चीज है तो उससे शायद पार्टी के जो नई क़यादत है वो ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आगे जाके कुछ आप कह दीजिए, मुझे आसमान की रबड़ है। देखिए ये सारी बातें जो आपने कही हैं उसका डॉलर किस कीमत पे था। देखिए असल इशू इस वक्त ये नहीं है ये इकट्ठी होती हैं नहीं होती हैं, सवाल ये है कि जहाँ पे हम इक़्तिसादी तौर पे खड़े हैं वहाँ से पीछे कैसे वापस जाएंगे। देखिए जब जितनी बातें आपने की उसका डॉलर था मेरा ख्याल है 60 और 70 के 80 के दरमियान। आज डॉलर कहाँ खड़ा है, ये इकट्ठी हो या ना हो, मुझे तो ये देखना है कि क्या इक़्तिसादी तौर पे मैं वापस जा सकता हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैं था। ये मेरा इशू है। इशू मेरा ये नहीं है कौन आता है, किसकी शक्ल अच्छी है, किसकी शक्ल बुरी है, ये इकट्ठे भी हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, ना सिर्फ आपका बल्कि हर पाकिस्तानी सूरत हाल को इसी नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है आसमा, आप क्या कहेंगी? देखिए जी, ये इन पार्टीज़ का इकट्ठा होना, तो देखिए जी करप्शन बचाओ कोई ऐसा स्लोगन नहीं है जिस पे लोगों को सेल किया जा सके। हाँ, लोगों की प्रॉब्लम्स की वजह से अगर ये इकट्ठा हो तो वो तो जमहूरियत का एक डायनामिक्स है, ऑपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बकिया ये है कि नोबडी नोज द केक बेटर देन द बेकर। अभी हम जिस पोजीशन में हैं, जिस इकोनॉमिक क्राइसिस और जिस एक वर्ज पे हम पहुंचे हुए हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर प्रीवियस गवर्नमेंट्स, उनको पता है कि वो क्या और किस तरीके से करके गए हैं। वो इस वक्त वापस पीटीआई के शूज़ में नहीं आना चाहेंगे। अभी जब तक ये क्राइसिस इस तरह प्रिवेल हो रहा है ना, मैं कुछ भी ऐसा नहीं देख रही कि कोई ऐसी मूवमेंट की जाए, लोगों को मोबिलाइज किया जाए और गवर्नमेंट में आने की उनकी ख्वाहिश हो। इस वक्त दे आर इन हार्ड वाटर। पाकिस्तान जमातें जो है वो अभी आवाम को मोबिलाइज करने की सिचुएशन में नहीं है और अभी ऐसे में नहीं नजर आ रहा कि वो अदम तहरीक पर बढ़ रही हैं। मेरे 5वें एनालिस्ट का कहना यह है कि अभी ऐसी सूरत हुई नजर नहीं आ रही। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे 11 साल पुराने केस की, जो कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से रहा। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करती जाती रही, बैरून मुल्क पैसा भिजवाया जाता रहा। ये मुकदमा 8 साल चला। पहले ये बैंकिंग कोर्ट में चलता रहा, फिर उसके बाद ये जो केस था वो सिंध हाई कोर्ट चला गया। अब खानानी एंड कालिया मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सिंध हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या खानानी एंड कालिया केस में एफआईए की नाकामी पर कमीशन बनना चाहिए? राजा आमिर अब्बास साहब, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। देखिए, कमीशन बनना ये तो एक है गवर्नमेंट का स्वाबदीदी इख्तियार, ना इसमें अदालतें कुछ कर पाएंगी। गवर्नमेंट अगर समझती है वाकई उसमें कोई कोताही हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त नहीं हुई, या ये बात है कि जो एविडेंस था वो ही अदालतों तक नहीं पहुंच सका, या एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अगर तो एविडेंस डिस्ट्रॉय, हमने बहुत से केसेस में देखा है पहले कि जनाब जब प्रोसिक्यूशन होती थी तो उसमें एविडेंस गुम जाता था, ओरिजिनल गुम जाता था, फोटो कॉपीज आ जाती थी। और अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल है तो ऑब्वियसली कमीशन तो क्या बनेगा, इसमें कमीशन के पास कोई इख्तियार भी नहीं होता। लेकिन यह है कि आइंदा से अगर ख्याल किया जाए, जो अभी के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, अगर उसमें ही पूरी तनदही से और चाको चौबंद रह के और उसको प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग केसेस बनाए, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि JIT की रिपोर्ट्स तो आई, अब देखना यह है कि उसी FIA की तरह क्या नैब भी कोई मजबूत केस अदालत में लेके आती है, रेफरेंस स्ट्रॉन्ग बनाती है, या वैसे ही कि जैसे पहले नैब के जो चेयरमैन थे उन्होंने एक उसमें काफ़ी लैकूनस छोड़ दिए थे मियां साहब की, जब JIT के बाद रेफरेंस आए थे तो उसमें बेसिक क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया। तो लेट्स सी कि मौजूदा गवर्नमेंट जो इतना बड़ा नारा लगाती है FIA उसके अंडर है, तो अभी देखते हैं कि पास्ट को छोड़िए कि ये इन केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस। लेकिन साबिक डिप्टी नेट प्रोसिक्यूटर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या? आपको लगता है कि वाकई ये जो 8 साल केस चला है, अब मुल्जिम बाइज्जत बरी हो गए, कमीशन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए?
देखिए, कमीशन बन के कोई कानून में ऐसी प्रोविजन नहीं है कि जनाब फिर बहुत से केसेस ऐसे आएंगे जो 11-11 साल जरदारी साहब के भी चलते रहे, उसमें भी वो बरी हो गए। आप कमीशन बनाने से बेहतर ये है कि अपने इंस्टीट्यूशंस को, अदारों को इतना इंडिपेंडेंट और मजबूत करें कि जब वो कोई केस बनाए तो ना सिर्फ लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए ना बनाए, वो इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाए कि फिर उन्हें आगे जाके सक्सेस भी मिले। और ये केस तो इंटरनेशनली नोन केस था, इसमें वर्ल्ड बैंक, इसमें दूसरे अदारे ठीक है राजा साहब, ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? आगे चलकर आपको लगता है कि इस मामले पर, इन केसेस के हवाले से कोई कमीशन बनना चाहिए? 8 साल चला है ये केस। कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए। केस 8 साल चला। तमाम लोग जो इस केस में मुलव्वस थे, जिन्होंने ये केस तैयार किया, उन सबको गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए और फिर आपको समझ आ जाएगी कि मुल्ज़मान कैसे बरी हो गए। ये सब साजिश होती है, सब मिल के खेल रहे हैं। ये सब उसको प्रोटेक्ट करते हैं मुल्ज़म को। ये सब वो उस हराम के पैसे में शामिल होते हैं, ये खाते हैं और उनको रास्ता भी दिखाते हैं। ये बिल्कुल इस पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। ये तमाम FIA, ये FBR, ये बैंकिंग सिस्टम, ये बैंक वाले, ये सब इस सारे खेल में जिम्मेदार हैं। आसिफ जरदारी रातों रात पैसे बाहर नहीं ले गया, या मियाँ नवाज शरीफ ने रातों रात जाके यूरोप में बिल्डिंगें नहीं खड़ी कर ली। तमाम महकमे और इनके एहलकार इसमें बराबर के शरीक हैं। इन सब की जायदादों को कब्जे में लेना चाहिए, इनको जेलों में ले जाना चाहिए और ये बताएंगे, खुद बोलेंगे, तोते की तरह बोलेंगे सारे के सारे, ये केस कैसे बनते हैं, इनकी मालियत कहाँ से आई, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टियाँ कितनी हैं, इनकी बीवियों के पास शेर सोना कहाँ से आया। ये इंक्वायरी अब होनी चाहिए। जाएंगे असल मामले पे क्या? असल मामले आपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग अगर होती तो फिर कमीशन तो बनेगा ही। ठीक है इफ्तिखार अहमद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुशर्रफ, आप क्या कहेंगे इस पे? नो कमीशन, अरेस्ट देम, नो कमीशन, अरेस्ट देम। ठीक है इफ्तिखार अहमद साहब, यू अरेस्ट देम। आप इन लोगों को गिरफ्तार करें, देखें कैसे उगलते हैं सारा कुछ ये। ठीक है मुशर्रफ ज़ैदी। मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि ये केस 8 साल चला और उस केस के अख्तिताम पे जजेस ने ये फैसला किया कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ केस था वो कसूरवार नहीं थे। अब ये डिबेट हो सकती है कि क्या ये फ़ैसला अच्छा था या बुरा था, और उस पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा मेरा ख्याल है जो वज़न होना चाहिए सवाल का, वो उस पर होना चाहिए कि 8 साल इस केस को क्यों लगे। जब न्यूजीलैंड में जब ये अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, तो दूसरे दिन अदालत में जो है इंडाइटमेंट पे जो है टेररिस्ट को पेश किया गया। यहाँ पे हम रोते हैं कि क्योंकि 30,000 केस का बैकलॉग है तो हमें जो है 1997 में हमने एंटी टेररिज्म कोर्ट बनाए, फिर उन कोर्टों को बजाय एंटी टेररिज्म के इस्तेमाल करने के हमने जितना आटरम शटरम था उसमें किडनैपिंग और ये वो सारी बलाएं जो है उधर भेजना शुरू कर दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। बड़ी तेज़ी से केस जो है वो फारिग हो रहे थे। फिर पता चला कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी काम नहीं कर रहे। जब एक्चुअली टेररिज्म की वॉर जो है वो पाकिस्तान आई, फिर जब APS हो गया तो हमें गैरत आई थोड़ी सी, तो हमने फिर जाके मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। अब हमारा ये व्यू है और ये मेरा अपना भी व्यू है कि उनको रैप अप करना चाहिए, क्योंकि सवाल ओरिजिनल जो है हमें फिर से पूछना चाहिए कि 1997 में एंटी टेररिज्म कोर्ट्स क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। सवाल इस इशू में अगर हमें सबको यकीन है कानानी और कालिया वाले जो है वो कसूरवार थे और बिल्कुल नहीं, ये आपका व्यू हो सकता है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ ने ये फैसला किया कि वो नहीं थे। अब जब नवाज शरीफ कन्विक्ट होता है तो क्योंकि हमें नवाज शरीफ नहीं पसंद, तो हम सब जो है जोरदार से जो है हम जो है तारीफों के वो पलंदे जो है छोड़ देते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या जबरदस्त काम किया है। जब सिंध हाई कोर्ट का फैसला हमें नहीं अच्छा लगता तो हम कहते हैं कि हम पूरे निज़ाम वालों को जेल में डाल दें और कमीशन बनाएं। नहीं, देखिए इशू जो है वो इंस्टीट्यूशनल है। हमने ये तयन करना है कि 8 साल ये केस क्यों चला। 8 साल में ऑब्वियसली एविडेंस जो है वो लूज हो जाएगा। 8 साल में तो जो 60 साल का था वो 68 ईयर्स का हो जाएगा। जो 70 साल का जो है जुर्म करने वाला था वो ऑलमोस्ट 80 साल की उसकी उम्र होने वाली होगी। जो 80 साल का था वो तो मर आ चुका होगा। तो ये किस तरह का निज़ाम अदल है, किस तरह का
किस तरह का ये जस्टिस सिस्टम है जिसमें 8 साल नहीं, इन शॉर्ट मुशर्रफ आप मुझे ये बताएं, आप समझते हैं कि कमीशन बनना चाहिए? इतनी सारी ऑब्जेक्शंस हैं। हमें वंस एंड फॉर ऑल ये कमीशन अप्रोच से हट के हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी होंगी और अपने कोर्ट्स को ठीक करना होगा, अपने लॉज को ठीक करना होगा, अपनी प्रोसिक्यूशन सर्विस को ठीक करना होगा, अपनी बार्स और बार काउंसिल्स से जो है इल्तिमास करना होगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना वक्त की हम जरूरत है, ठीक है? नॉट जस्ट जुडिशियल, होल जस्टिस सेक्टर रिफॉर्म्स। अच्छा, ठीक है। अमजद शोएब साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा, ये केस ख़राब किया गया है। 8 साल कभी भी कोई केस इस तरह चलता नहीं है, करप्शन के केसेस। और ये नैब नहीं, अगर ये FIA चला रही थी तो FIA का केस है। FIA मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक अदारा है, गवर्नमेंट के मातहत है। गवर्नमेंट के लिए ये एक शर्म की बात है कि ये क्या हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें कम से कम तय तक जाना चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। क्योंकि खनानी कालिया का एक आदमी इनका अमेरिका में पकड़ा गया, वो सजा पा चुका है, और ये केस जो बाकी का उससे लिंक्ड इधर चल रहा था, यहाँ हमने छोड़ दिया जी, छूट गया। मेरा ख्याल है कि इस पे कमीशन नहीं, इस पे GIT हुकूमत को बनानी चाहिए, और GIT जो है वो क्रिमिनल्स को निकाले कि ये केस खाया किस तरह गया, ये बर्बाद कैसे हुआ है। अदारे को आपने ठीक करना है तो अदारे में से किसी को सजा होगी तो वो ठीक होंगे ना, वरना तो अगर ये इसी तरह आपकी कुव्वत बर्दाश्त अगर इतनी है कि आप चलते जाएं इसके साथ, इस निज़ाम के साथ इसी तरह, तो निज़ाम तो सजा के बगैर ठीक नहीं होगा। ये लोग जो आज इस काम पे लगे हुए हैं, ये चले जाएंगे, इनकी जगह कोई और आके इसी तरह लगा रहेगा, हुकूमत बदल जाएगी, अगली हुकूमत को शायद पता ही नहीं होगा कि पीछे केस क्या चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस पे GIT बननी चाहिए, और GIT की रिकमेंडेशन की बुनियाद पे फिर आगे केसेस बना के उन लोगों के ट्रायल होने चाहिए जिन्होंने इस केस को बर्बाद किया है। ये एक इंटरनेशनल केस था जिसमें ऑलरेडी सजा एक आदमी को हुई पड़ी है। आप कैसे कह सकते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये तो इंटरनेशनल लिंक सारे अमेरिका में पकड़े हुए थे उन्होंने। तो ये छोड़ देना जो है ये वाज़ेह है, और ये आपको बाहर भी एक अच्छा मैसेज नहीं देता कि आप FATF में अपना केस लड़ रहे हैं और उनको ये पता चले कि जी यहाँ से जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे पाकिस्तान में, उनको सजा ही नहीं होती। ठीक है शोएब साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आसमा, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, शोएब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब आप एक केस लेके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए हैं जो कि आपकी फ्यूचर को बहुत बड़े हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इस वक्त इस किस्म की डिस्क्रिपेंसी हमारी US जुडिशरी के साथ एक बहुत गलत मैसेज और एक बहुत नेगेटिव मैसेज दे सकती है। दूसरा, आपकी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 8 साल तक एक चीज़ अगर प्रोसेस में रहती है उसमें एम्बिग्विटीज़ आ सकती हैं। बकिया ये कि इसके साथ जुडिशल रिफॉर्म के साथ हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए, उसका भी प्रॉपर उनको दे नीड टू कम अप विद आंसर्स कि ये क्या हुआ है, ये किस वजह से हुआ है। जब तक हम अपने इंस्टीट्यूशंस को, जो कि एक केस लेके देखें, लोगों की, ये तो एक केस है, इसके अलावा लोगों की इज्जत, लोगों की एक नाम इनके हाथ में होता है। आप अगर इस तरीके से फेक केसेस को आगे पोर्ट्रे करेंगे और जेन्युइन केसेस को आगे निगलेक्ट करेंगे, तो ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन आगे मुस्तकबिल में बन सकती है, जो कि पिछली हमारी पास्ट भी रही है। तो इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जुडिशरी स्ट्रांग होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल, उन्हें पता होना चाहिए कि वो जवाबदेह हो सकते हैं अपने कंडक्ट के आगे। वाकई इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 8 साल ही केस चलता रहा और 8 साल के बाद मुल्जिमान कहा जा रहा है कि बरी हो गए हैं। यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे 2 एनालिस्ट का कहना है कि हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए और कमीशन भी बनना चाहिए। GIT बनती है तो GIT भी बने, लेकिन 3 मेरे एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा बढ़कर कोई अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोग्राम के इतनी तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे होशरुबा महंगाई के हवाले से। तो जान बचाने वाली दवाइयों में हर रोज आए दिन इजाफा होता चला जा रहा है। बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, पेट्रोल की कीमतें हों, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। स्टेट बैंक ने तो एक रिपोर्ट जारी की ही थी, लेकिन अब एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जो आदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक 2019 में शरह नमू 3.9% और 2020 की अगर बात करें तो उसमें शरह नमू 3.6% तक गिरेगी और खित्ते में सबसे कम शरह नमू पाकिस्तान की होगी। सवाल अब यह है कि क्या हुकूमत सड़कों पर ऑपोजिशन और आसमानों को छूती हुई कीमतों का सामना कर पाएगी। एक तरफ ऑपोजिशन का सामना है तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई कीमतों का। मुशर्रफ क्या कहेंगे आप? हुकूमत को, मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत को कोई सड़कों से या ऑपोजिशन से कोई ख़ास थ्रेट नहीं है। हुकूमत को सिर्फ एक सिंगुलर थ्रेट है, वो अपनी अहलियत और अपनी कॉम्पिटेंस का है। इस हुकूमत ने वादा जो है 2 चीज़ों का किया था।
जेनेरिकली बेसिकली इसने वादा किया था कि तब्दीली लाएगी, और तब्दीली सिर्फ फ्रंटल या सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, बल्कि तब्दीली का जो है एक डीप सीटेड चेंज जो है इस मुल्क में लाएगी। और दूसरा वादा जो है वो किया था कि तब्दीली लाने का जरिया जो है वो शॉर्ट टर्म फिक्सेस नहीं होंगे, बल्कि वो जेन्युइन रिफॉर्म होगा। 2 साल इस मुल्क में जो शरह ग्रोथ है उसका थोड़ा कम होना, 5.8% पिछले साल था, 3.9%, एक बहुत बड़ा, देखिए ये बेसिकली 2% कम ग्रो कर रहा है ये मुल्क। अच्छा, 1% जीडीपी का तकरीबन $3 बिलियन या तकरीबन 400 बिलियन रुपए का जो है ये एक धचका है जो हमारे जीडीपी को पड़ता है। और ये अगर 2 साल लगातार ये धचका पड़े भी, तो इसके साथ साथ अगर अवाम और ख़ास तौर पे जो पीटीआई का वोटर है वो ये देखेगा कि ये हुकूमत वाक़यतन रिफॉर्म्स कर रही है। मसलन जो हमारा पिछला टॉपिक था कि ये हुकूमत जो है वाक़यतन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स ला रही है, वाक़यतन इन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज पर तवज्जो दे रही है, वाक़यतन हमारी पुलिस को दुनिया की बेहतरीन पुलिस की तरफ जो है कामज़न कर रही है, वाक़यतन जेन्युइन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी लाकर लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर कर रही है, वाक़यतन अमीर तरीन जो पाकिस्तान में लोग हैं उनसे ज़्यादा पैसे ले रही है, और गरीब और दरमियानी तबके के लोगों से कम टैक्सेस ले रही है, रिग्रेसिव टैक्सेशन कम कर रही है। अगर ये सारी चीजें आवाम देखेगी तो कोई सवाल नहीं पैदा होता कि वो क्यों नहीं सहेगी ये 2 साल। आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर हुकूमत ने, लेकिन जरियाब अगर हुकूमत ने वही हरकतें की जो पिछली हुकूमतें करती आई हैं, और साथ साथ यही नाटक करती रही कि वो रिफॉर्मिस्ट है या वो कोई तब्दीली ला रही है, तो फिर ये अवाम जो है ये 1 सेकंड में जो है इसको 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है मुशर्रफ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इफ्तिखार साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। इफ्तिखार साहब, हुकूमत सड़कों पर ऑपोजिशन आसमानों को छूते हुए कीमतों का सामना करते हुए आपको भी दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ आपको लग रहा है कि इन तमाम तर चैलेंजेस से निपटने के लिए ये गवर्नमेंट इतनी कॉम्पिटेंट है? जो कुछ भी मेरे दोस्त ने कहा, एक भी चीज ना ये कर रहे हैं ना ये कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये मेरा दोस्त चाहता है कि ये 0.3 से 3 कुछ से गिर के 2 पे अगले साल चले जाए, तो भाई इसकी मर्जी है। मैं तो बीमार आदमी हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ और शुगर का मरीज़ हूँ। दवाई लेने गया था बाज़ार में, तो कीमत जो है वो 100 की बजाय 450 है। अब मुझे बताएं कोई रिलेशनशिप है कि इस अगर डॉलर बढ़ा तो वो इतना तो नहीं बढ़ गया था ना कि मेरी दवाई 100 की बजाय 400 की हो जाए। और मैं तो चलो खरीद सकता हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने पैसे दिए। जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? अच्छा, अब बड़े मज़े की बात है, 2 चीज़ें हो सकती हैं जनाब, इस मुल्क में पूरा निज़ाम तलफट हो सकता है। मैं आपको ये मतलब, आई एम नॉट वार्निंग इट, आई कैन फील इट। ना इनके बस की बात है, ना ये रिवाइव करने की पोजीशन में है। अभी आपने कहा कितने अरब रुपए का वो छूट गए सारे, और मैंने कहा उनको पकड़ना चाहिए, तो लोगों ने इख्तिलाफ किया। मैं कहता हूँ जब तक इन अल्ले तल्ले करने वाले 10-20 लाख लोगों की हम सरकोबी नहीं करते, ये निज़ाम नहीं अब चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। अब कैसे करना है ये आप पे छोड़ता हूँ मैं। ठीक है इफ्तिखार अहमद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अमजद साहब, आपको भी लगता है ये हुकूमत मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए, और आने वाले दिनों में ऑपोजिशन समेत जो महंगाई है उसका सामना कर पाएगी पीटीआई गवर्नमेंट? देखिए, मुझे मुश्किल लगता है। बुनियादी वजह यह है कि अभी तक देखिए कोई इन्होंने अपनी मालियाती पॉलिसी नहीं थी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो ठीक है कि आप IMF से डील कर रहे हैं, वो मुश्किल है, उनकी शरायतें ये, लेकिन जो चीज़ें आप खुद अपने घर में कर सकते हैं, जिस मुल्क में कर्जे के ऊपर जो मुल्क अपना रोज़ाना के अपने मामलात कर्जे की बुनियाद पे चलाता है, कर्जा लेके चलाता है, वहाँ आपको इम्पोर्टेड केले, इम्पोर्टेड आइसक्रीमें और इम्पोर्टेड चीज़ और इस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए। क्या ये हुकूमत बंद नहीं कर सकती थी? आप 1 साल के लिए कारों की इंपोर्ट बंद कर देते, आपको $2-2.5 बिलियन उसमें बच जाता। आपने जब लग्जरी गुड्स और ऐसी चीज़ें जिनके बगैर आपका मुल्क चल सकता था, अगर क्राइसिस हैं, तो आप उनको क्यों नहीं इंपोर्ट्स उनकी बंद करते कि आपको $6-7 बिलियन की यहाँ बचत हो जाती?
और इसी तरह, और इकोनॉमिस्ट ने इसका हिसाब लगाया हुआ है, मोबाइल टेलीफोन अगर 1 साल आप पुराने इस्तेमाल कर लें, 1 साल आप मोबाइल टेलीफोन पुराने इस्तेमाल कर लें, नई मॉडल नहीं आएंगे तो आपको $1.5 बिलियन वो बचता है। और इसके साथ साथ जो 169 अदारे आपके 169 सरकारी जो एंटरप्राइजेज हैं जो घाटे में जा रहे हैं, PIA वगैरह और ये वो, इनको आप बेचें तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इनको कम से कम घाटे से निकालने के लिए कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आप बना देते। इसी तरह जो सर्कुलर डेट है उसको खत्म करने के लिए आपने कुछ नहीं किया, टैक्स बढ़ाने के लिए आपने टैक्स बेस अपना एक्सपेंड नहीं कर सके। तो जो बड़े वाज़े मैयर से जो आपके अपने हाथ में है, जो मुल्क में, अगर आप वही नहीं ठीक कर सके तो फिर आगे आपने क्या करना है? IMF तो आपको लटकाएगा इसी तरह, तो महंगाई बढ़ेगी और आपको IMF की बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन हुकूमत जो है करें ये चीजें करें तो तब भी मामला ठीक हो। आगे जाके करने में नाकाम होते हुए अगर ये चीजें रोकें, आज भी एक सेकंड, आज भी कर सकते हैं। सिवाय उन आइटम्स के जो लाइफ सेविंग है, ये हमारी इंडस्ट्री की लाजमी जरूरत है, उसके अलावा सब कुछ बंद कर देना यार 3 साल के लिए। मर तो नहीं जाओगे। मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। मुशर्रफ नहीं, लेकिन ये बहुत खतरनाक, देखें ये हो चुकी है डिबेट, पूरी डिबेट ये इंपोर्ट्स पे, और ये एक्चुअली जो हालात खराब हुए, जो टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू जनरेशन में जो कमी आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने इंपोर्ट्स रोक दी। आपकी 30% की रेवेन्यू जो है वो तो सारी इंपोर्ट्स के थ्रू आती है। लग्जरी गुड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हुकूमत लग्जरी गुड्स आर नॉट, लग्जरी गुड्स पे टैक्स पड़ता है और टैक्स से जो है निजाम चलता है। आप कहां से टैक्स रेज करेंगे? मैं सब पता कलामी की मुशर्रफ, मुझे आपको भी इंटरप्ट करना पड़ रहा है। मुझे आसमा की तरफ बढ़ा है। आसमा प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, फिर मुझे कंटिन्यू करना है। मसीह देखिए जी, अभी इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के पास जितना कुछ था वो तो अब वो हमारी कुछ ऐसी बदकिस्मती रही कि वो अब हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास ओनली सर्वाइवल है कि हमारी गरीब और मिडिल क्लास को उठाया जाए। अगर हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी एक डेस्टिनेशन बनना चाहते हैं या एक इमर्जिंग मार्केट बनना चाहते हैं, गरीब पे पैसा लगाना पड़ेगा, गरीब की परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। यही हमारे पास एक आखिरी रास्ता है। इसमें अब इन्वेस्टमेंट के जरिए से इकोनॉमी को सस्टेन करने का एक बहुत अच्छा एम्बिशन है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ईज ऑफ बिजनेस लाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करनी पड़ेगी, आपको अपने मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए सिट बैक और कर लेंगे वाली पॉलिसी नहीं हो सकती। यू हैव टू गेट ऑन इट एंड डू इट। गरीब को उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो वाहिद सर्वाइवल का रास्ता है कि अब बाकी सब आपका साइड पे, गरीब की परचेजिंग पावर इतनी हो कि हम दुनिया के लिए अट्रैक्टिव बने, और उसके लिए आज ही से प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर लग रहा है कि पीटीआई गवर्नमेंट में इतनी सलाहियत नहीं है जी, आपको लग रहा है कि पीटीआई गवर्नमेंट में इतनी सलाहियत नहीं है? सलाहियत की बात नहीं, प्लानिंग की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अब सलाहियत तो आपके पास बेस्ट माइंड्स वहाँ पे भी थे पिछली गवर्नमेंट में, यहाँ भी पॉलिटिकल विल और एक डिजायर होना चाहिए और एक समझ होनी चाहिए कि ये रास्ता है, इस पे हमने चलना है। पॉलिटिकल विजन है, डिजायर है, लेकिन प्रैक्टिकल वो चीजें होती उस तरह से नजर नहीं आ रही। ठीक है, आसमा मदूद आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। राजा मेरा बात साहब, देखिए ज़रिया, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल क्रंच को अगर आप देखें, चाहे वो US है, वर्ल्ड की जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, वहाँ पे एक आ रहा है। और हमने बड़ा बचपन में तो पढ़ा था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये वो 30 साल के हमारी कारकर्दगी है जिसकी वजह से आज हम इस मसले में फंसे हुए हैं। हम ये नहीं कर रहे कि बोरिंग करें और सब्सिडीज देनी शुरू कर दें, बोरिंग करें और पेट्रोल की एक ऐसी प्राइस मेंटेन करें कि जनाब ठीक है, आपने वहां से लोन लेके आपने जैसे 5 साल नहीं गुजारने, आपने अगले 20 साल देखने हैं। और ये तमाम चीजें आप देखिए कि जी आपके मुल्क में पहली दफा मलेशियंस आ रहे हैं, आपके मुल्क में सऊदी अरब आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके मुल्क में टर्की आ रहा है, आपके मुल्क में चाइना आ रहा है। ये इन्वेस्टमेंट होंगी बट नॉट इन मंथ्स। आपने हम एकदम पेशेंस लूज की हुई है और खुदा न खास्ता समझ रहे हैं कि एक नेगेटिविटी इकोनॉमी को बना के अभी हमें पीटीआई गवर्नमेंट को टाइम देना होगा। इतनी जल्दी हम इस बात का तयन नहीं कर सकते कि ये हुकूमत हार बैठी है और आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगी। तो मेरे 2 एनालिस्ट का ये कहना है कि पीटीआई गवर्नमेंट में सलाहियत है, पार है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चीजें उस तरह से होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मेरे 3 एनालिस्ट का ये कहना है कि नहीं, पीटीआई गवर्नमेंट चीजों को चैलेंज करने में, फेस करने में किसी हद तक नाकाम नजर आ रही है। नाज़रीन, के साथ ही प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।